हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। इस हमारे प्यारे खूबसूरत से महारिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 2 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नीट एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई जरूर करिए, पूरा जरूर पढ़िए, देखिएगा जरूर, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, टाइम ज़्यादा गंवाने का वक्त अब रहा नहीं, तो निश्चित रूप से एक बार देखना शुरू करते हैं। और ऐसे ही पेपर में चीज़ें आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। नीट के पेपर में चीज़ें कठिन नहीं आती, बट हाँ, इत्मीनान से प्यार से करने पे ही वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 15 से 20 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में। अभी समझ में आएगा, देखो करो। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन दिस इज। आपको पता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो किससे रिलेटेड है बताइए? प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर इन जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि क्लोरीन या NH3 तो क्या करेगा? 0 रखता है भैया अपने खोपड़ी पे। अगर मैं बात कर लूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो 4 तो NH3 है, 2 तो क्लोरीन, मतलब 6 आएगा यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। वही सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा कोबाल्ट का। तो 2 और 6 इसका जवाब है, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी पूछा हुआ था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, इन्होंने आयनिक रेडियाई के लिए पूछा है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि कैसे ये लोग लिखे जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं, आपको पता है कि स्कैंडियम तकीला कहाँ रहती है? AC में रहती है, आपने पढ़ा होगा तकीला, ठीक है। स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम। इसके बाद लैंथेनम के बाद से शुरुआत होती है। तो जब आप सीरीज देखते हो, सीरीज आपको याद है क्या? 4F सीरीज याद होना चाहिए ना भैया। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो अभी यहां पर मैं सीने लिख दूं क्या? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। अब देखिए, अपने काम की चीजों को रखेंगे, बाकी वो हटा देंगे, ठीक है। ये हटा दिया, ये हटा दिया, यही चीजें अपने काम की हैं। बोलो मेरे भाई, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अरे ये जो दो यहाँ पे लैंथनम के बाद जो लोग यहाँ पे लिखे गए हैं, वो 4F सीरीज के मेंबर, जिनको धक्के मार करके हमने बाहर निकाला हुआ है। ये बात जानते हैं ना जी? हाँ, तो आप बता दीजिए क्या ऑर्डर आएगा। ऑर्डर किसका पूछा गया है? ऑर्डर पूछा गया आयनिक रेडियाई, और सब पर +3 है। तो कुल मिला के आप एक तरीके से कह सकते हो कि रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो ल्यूटेशियम तो छोटा ही हो जाएगा, है ना। ल्यूटेशियम में तो भैया आपको पता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बढ़िया वाला इफेक्ट लगा, 4F14 रहेगा, तो ठीक है जी। तो साइज में ये सबसे छोटा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा तो ये निकलेगा, है ना। अरे लेफ्ट से राइट की कहानी से भी करोगे तो हो जाएगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है जी। इतनी बात ठीक है क्या? पहले एक बात यहाँ से देख ले, इन सब में ये ऑर्डर आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पे है। बोल मेरे भाई, मामला ठीक है क्या? आप क्या बोलेंगे? ये y तो पीछे रख दो, क्योंकि एक ऊपर है ना जी, ये नीचे वाले पीरियड में है, इससे ऊपर वाले पीरियड में है, तो y3+ नीचे अब पीछे होना चाहिए। और ये ऑर्डर होना चाहिए कि भैया हमारा LU छोटा है, फिर EU है, फिर LA है, ये रहा, है ना। देखिए y3+ हमने सबसे पीछे कर दिया। फिर इसके बाद हमें इसमें देखना था, तो हमें पता चला भैया ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये सबसे लेफ्ट से राइट कहानी जो हम लगाते हैं वो भी लग सकता है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अगला देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखिए भैया EU द गैडोलिनियम एंड TB। देखिए भैया, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए 4F सीरीज का पूरा दिमाग, ठीक है जी। हम कैसे पढ़ते हैं? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, लेकिन चलो अपने काम की बात देखते हैं। प्रेम की समाई यूं गदगद, गदगद में आ गया जो ये गैडोलिनियम। मैं खाली देख रहा हूँ किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है? ये पहले नंबर पर है सीरियम, 7वें नंबर पर आता है गैडोलिनियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, अच्छा यूं रहा, यूं तो भैया लिखना पड़ेगा, यू, EU, यूं गदगद, ये 6th नंबर पर हो जाएगा, ठीक। ऐसे नंबर लिख लोगे तो आसान हो जाएगा। यूं गदगद तब, तब यूं गदगद तब, बड़ा आसान है। इन्होंने भैया 6वें, 7वें और 8वें नंबर पर जो प्रेजेंट है उनका पूछा है, तो इसमें कोई कठिनाई तो है ही नहीं।
है ना। हम पढ़ते क्या है, याद करें तो हमें समझ में आता है। हमारा जो गैडोलिनियम है इसमें 7वें नंबर पर होने की वजह से 4f7 लिखा जाता है, लेकिन साथ में क्या रहता है, 5d1 और 6s2। 5d1 और 6s2 रहता है। 5d1 यहां रहता है, कहां कहां 5d1 रहता है, सीरियम में रहेगा जो पहला है, 7वें पर रहेगा जो कि गैडोलिनियम है, 14 पर रहेगा जो कि ल्यूटेशियम है। इन तीनों में आपको 5d1 जरूर नजर आएगा। अगर मैं इन तीनों का पूछता, मान लो पेपर में इन तीनों का पूछता, तो आप क्या करते, आप कहते भैया यहां पर लिख दो 4f7, सॉरी 4f1, यहां पर 4f7, यहां पर 4f14, सर साथ में सबके 5d1 लिखो। इन्हीं तीनों में 5d1 नजर आता है, बाकी बाकी जो 11 बच गए, 14 होते ना टोटल, जो 11 बच गए उनमें 5d1 नजर नहीं आएगा। अगर ये है तो भैया 6s2 तो रहा ही होगा, 6s2 तो रहा ही होगा। ठीक, तो अब देखिए मैंने एक तरीके से ये भी सिखाने की कोशिश कर ली। अब आ जाते चलो इस पे। इस बात से हमें गैडोलिनियम का निकालना तुरंत समझ में आ गया कि हाँ यार 7वें नंबर पर है तो हम 7 लिख देंगे, और यहां पर देखो 5d1 होता है, 6s2 होता है। बाकी की बात कर लें। इसी के अगर जस्ट पहले की बात करें तो अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो हटाने में क्या है कि आपको पता है कि इससे ऊपर वाले इससे नीचे वाले में 5d1 तो आना नहीं है, तो क्या रहेगा भैया 4f7 6s2 5, ये हटा दो, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब यहां की बात करें, देखो भैया ध्यान से देखना, यहां नीचे भी 5d1 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गया 8, तो यहां पे 9 लिख दो और यहां पर हो जाएगा 6। सिंपल है या नहीं है बताइए, सिंपल है या नहीं है। छांटने का काम आपका, आप कर लेना, इतना तो समझदारी होनी चाहिए। कैसे देखना है, निगाह कैसे लगानी है, बुद्धि कैसे लगानी है, ऑप्शन मिल जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एक्वस सॉल्यूशन। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा में कलर देने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं भैया। टाइटेनियम 4+D0 आपको पता ही है। कॉपर +1 का मतलब D10 भरा हुआ है पूरा। जिंक 2+ का मतलब D10 भरा हुआ है पूरा। क्रोमियम +3 का मतलब क्या होता है कि देखो +2 तो D4 है, तो +3 D3 होता है। अब बताइए, यहां इन दोनों में भरा हुआ है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कलर नहीं आने वाला है, सिंपल बात बोले। ठीक है, तो यहां पर तो कोई कलर नहीं आएगा। यहां पर तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, तो ये यहां पे कह दिया जाता है नो कलर। यहां पर कोई कलर नहीं, बट हाँ यहां पे कलर मौजूद, मतलब कलर आएगा, यहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी क्वेश्चन में ऐसा शब्द आए, करेक्ट इनकरेक्ट, कृपया उस पर ज्यादा ध्यान दिया करें। देखें, द transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes। एकदम सही बात है। ठीक है, इस कैटालिटिक एक्टिविटी आती क्यों है, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी आती है। अगली चीज क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये लाइन तो सही है, तो अपन एक बार देखते हैं। ऑप्शन सही नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। ये सही है। The oxidation state of chromium, अच्छा, in this and this are not same, not लिख दिया जबकि सेम आएगा। आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम पे क्या आएगा +6, यहाँ पर क्रोमियम में +6 है और यहाँ पर भी क्रोमियम में +6। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और इसलिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ था। अगला भी आप पढ़ करके देख सकते हैं। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, which one of the following ions have dd transition and paramagnetic character। ठीक है, बताइए बताइए जनाब बताइए, आपके लिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन। dd ट्रांजिशन क्या मतलब क्या है, कम से कम देख लेते हैं कहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो यार कम से कम डी इलेक्ट्रॉन तो हो, डी इलेक्ट्रॉन तो हो तभी तो होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम पर +6, क्रोमियम +6 मतलब D0 आएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी क्रोमियम में +6 आएगा, यहाँ पर भी D0 आएगा। यहाँ की बात करें तो Mn पर क्या है, Mn पे आपको दिखेगा +6, Mn +6 का मतलब D1 आएगा, Mn +6 का मतलब D1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, Mn +7, Mn +7 की बात करें तो यहाँ D0 आएगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ सकता है, एक ही जगह है D1, यहाँ पर सी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, अच्छा है, करिए ये क्वेश्चन करिए।
चलिए, V2O5 कहाँ यूज किया जाता है? V2O5 यूज किया जाता है इसमें भैया H2SO4 बनाने के काम में। कहाँ पे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है जी। ये कौन है? ये तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। ये करता क्या है? अरे एल्कीन से पॉलीएल्कीन बनाता है। अगर हम कहें तो एथिलीन बना देता है, हम क्या बोलेंगे? पॉलीथीन बना देता है। इनसे रिएक्शन पढ़ाता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये मास्टर कैसा है, ये बीच में ही फंस जाता है। यहां पर देखें नालायक प्राणी, ये क्या लिखा है? इथीन लिखा है। अगर हम इस पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करें, क्या यूज किया? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो होगा क्या भैया? ये एक पॉलीमर के फॉर्म में बन जाएगा। पाई बॉन्ड हटा देते, पॉलीमर आपने पढ़ा होगा इस तरीके से एन टाइम। ये है क्या? ये एथिलीन है। ये पॉली एथिलीन या पॉलीथीन कहते हैं, जो हमारे घरों में है, जिनमें सब्जियां ढो रहे हो तुम आजकल। नहीं सर, आजकल मम्मी नहीं भेजती, वो कह रही है कि पढ़ लिख लो। सही कह रही है, नालायक, पढ़ ले अभी, है ना। क्या लिखा गया था कि भैया किस काम में आते हैं? कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, ये रहा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन में काम आता है। PDCl2 वैकर प्रोसेस आपको याद है? वैकर प्रोसेस की अगर हम बात को ख्याल रखें तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हम इथीन से क्या बनाते थे? इथेनॉल। क्या बनाते थे? इथेनॉल बनाते थे। और निकल के कॉम्प्लेक्सेस यूज किए जाते हैं एल्काइन के पॉलीमराइजेशन। अगर आपको 3 आता, चौथा आप खुद बुद्धि लगा ही लोगे यार, एक तो बचेगा, है ना। आइए, मिलाना आपका काम है प्राणी, नालायक प्राणी। प्राणी का मतलब हाँ ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक? तो भैया जी पहले इनकी शकल सूरत तो पता हो, हमने इनिशियली आपको पढ़ा दिया, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में करवाया कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे बुद्धि में सेट करते हैं। तो वही काम हम यहां कर लेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। ठीक है जी। इन्होंने पूछा है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है ना, सीने और कोई है, पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तुम, ये भी लो। YB के बाद आता है LU, YB के बाद आता है LU। ठीक है जी, नंबर से अंदाजा लगेगा। पहला ये कौन से पे है? देखो गैडोलिनियम आता है 7वें पर, यहाँ के बाद आता है गैडोलिनियम। ठीक है, तो ये छठा, ये है भैया आपका 5वां, और ये रहा 13। ल्यूटेशियम क्या है? 14th नंबर पर आता है। तो इस तरीके से आप समझ पाते हैं ना। बोलो बोलो बोलो। अब बाकी मैंने हटा दिया। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिखे जा सकते हैं ना जी। यहां पर हम क्या बोलेंगे? सीरियम के केस में क्या होगा? 4F1 5D1 6S2। इन्होंने क्या कहा कि भैया 2+ कर दो। 2+, सीरियम 2+ का मतलब क्या हुआ? हमें इलेक्ट्रॉन कहां से हटाने पड़ेंगे? यहीं से 6S से हटाने पड़ेंगे, तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। मतलब कि ये तो भैया पैरामैग्नेटिक। अब अगर मैं बात कर लूं, चलो YB2+ की बात करूं, तो YB2+ में गैडोलिनियम के जस्ट पहले आता है ना, तो ये है 4F14 और यहाँ पर है 6S2। इन्होंने क्या कहा कि हमें 2+ बनाना है। 2+ बनाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये हटा दिए तो देखिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे F ऑर्बिटल के अंदर, बल्कि F सबसेल के अंदर। तब जाके आपको समझ में आ रहा होगा सर सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हमें मिल चुका है कि डायामैग्नेटिक। बोल मेरे भाई, मामला सुपर डुपर वाला क्लियर कर रहा हूं ना। हाँ, अब देखिए गैडोलिनियम के हिसाब से आप इनका लिख सकते हो। अब गैडोलिनियम का पहले लिख के बताता हूं। मैं ये सब इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि कैसे पेपर में तुरंत अटेम्प्ट करने का तरीका बनाना है। 7वें नंबर पर क्या आता है? गैडोलिनियम। तो क्या है? 4F7 और यहां पर आता है 5D1। देखो 5D1 कहां कहां आता है? सीरियम में आता है, गैडोलिनियम में और ल्यूटेशियम, 3 जगह आता है। पहले 7वें और 14वें नंबर पर, जो 14th नंबर है, सिर्फ वहां पर आता है। अगर ये गैडोलिनियम का है तो यहां पर EU का कितना होगा जी? इसके ऊपर आ जाते हैं, हम लिखेंगे 4F7, 5D1 हटा दो क्योंकि यहां पर तो होता नहीं है। एक ऊपर चले गए, एक इससे ऊपर चले जाओगे तो यहां पर क्या है? 4F6 हो जाएगा, 6S2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख सकते हैं एडजस्ट करके। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, बिकॉज क्या रीजन है जना? पढ़िए 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 पढ़िए।
इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, इन जिंक दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। यही रीजन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहते हैं जिनका न्यूट्रल एटम या आयन जो है पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन आप देखेंगे जिंक या जिंक 2+ दोनों ही केस में आपको D10 मिलता है। समझ बात आ गई। लेकिन आप स्कैंडियम की बात करें तो वहां D1 है जो कि पार्शियली फिल्ड है जी। आइए अगला देखते हैं। फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, मतलब 3D सीरीज की बात कर रहा, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज पॉजिटिव। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन पढ़ते नहीं है। अरे यार याद करो, हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्टिव मेटल्स में आप पढ़ते हैं ना, लिथियम में लिक, बासर, काना, मगाल, मंजनकर, ये सब पढ़ते हैं आप। लिक, बासर, काना, मगाल, मंजनकर, इसमें जिंक वगैरह आता है। तो सारे एक्टिव मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर, और इनके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। हाइड्रोजन के लिए मेरे भैया 0 होती है, और हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर आता है तो वहां पर आप जानते हैं कि पॉजिटिव होती है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इन्होंने यही पूछा है कि कहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। जनाब कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। मैं बार बार इस बात पर आपको जोर देता हूं कि डज नॉट लिखा है या डज लिखा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। यहां पर क्या लिखा? पहला टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज में मैग्नीज का क्या ज्यादा भैया? नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +7 में भी है, +4 में भी है, +6 में भी है ना। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एकदम सही लिखा है। उससे कम क्रोमियम, उससे कम वैनेडियम, उससे कम टाइटेनियम। हम जैसे टाइटेनियम से मैग्नीज तक जाते हैं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर्स बढ़ते हुए मिलते हैं। फिर मैग्नीज से आगे जिंक तक जाते हैं, फिर घटते हुए मिलते हैं। एक बार वो अपना टेबल याद करो, उसमें ऐसा समझाया जाता है ना। सारे टीचर ये बात जरूर बताते हैं आप, ठीक है। तो ये लाइन तो सही निकली, लेकिन इन्होंने गलती पूछी है। अगला देखते हैं। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछ रहा है। बताइए, टाइटेनियम 3+, जब टाइटेनियम न्यूट्रल था तो वो था 4s2 और 3d2, क्योंकि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ जाता है। लेकिन अगर यहां पर मैं 3+ कर दूंगा तो d1 सिस्टम आएगा, वैनेडियम 3+ d2 सिस्टम, क्रोमियम d3 सिस्टम, d4। यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, 3 अनपेयर्ड, कम मैग्नेटिक मोमेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि बात तो सही लिख रखी है। आइए अगला देखते हैं। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये कह रहे हैं कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं। 3D सीरीज में क्रोमियम का जो मैग्नेटिक बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, बल्कि मैग्नीज का थोड़ा कम आता है, डिप आता है मैग्नीज के टाइम पे। समझा देता हूं। मैग्नीज का क्या होता है? मैग्नीज खुद में स्टेबल है, समझना, मैग्नीज खुद में कैसा है? स्टेबल है। अगर ये खुद में स्टेबल है, कृपया ध्यान दें, अगर मैग्नीज खुद में स्टेबल है तो निश्चित रूप से एक मैग्नीज का एटम दूसरे मैग्नीज के एटम के साथ ज्यादा प्यार मोहब्बत से नहीं रहेगा। इनके बीच में कोई यहां पर लव या अफेक्शन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन जब तुमने इनको मेल्ट करने की कोशिश करी तो ये आसानी से भैया मेल्ट हो गए, क्योंकि इनका आपस में रिश्ता नहीं था। रिश्ता होता तो पड़ोसी इनको बचाने आता, लेकिन इनका आपस में रिश्ता नहीं था, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे थे। इसीलिए इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट कम मिलता है। ये मैग्नीज का एक्सप्लेनेशन है। अब समझो क्रोमियम में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखो भैया, कोई क्रोमियम है क्या? क्रोमियम एक मेटल है। क्रोमियम क्या है भैया? क्रोमियम एक मेटल है। अगर ये मेटल है तो यहां पर होगी मेटालिक बॉन्डिंग। क्रोमियम के साथ कैसे बातचीत करेगा? मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू प्यार करने वाला है। तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भैया तब मेल्ट कराना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब प्रश्न ये है कि आपको कैसे पता सर कि यहाँ क्रोमियम के अंदर जो है मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा? तो मैं कहूंगा मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली वहां ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहीं पर आपको
मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा देखने को मिलती है। अब प्रश्न ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा कैसे बताओगे, इस बात को एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो आप लिखोगे क्रोमियम का होता है 4s1 और होता है 3d5। 4s1 की बात करें तो s में एक इलेक्ट्रॉन, 3d5 की बात करें तो आप इस तरीके से देख लें अगर, तो आपको समझ में आएगा कि 5 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल क्रोमियम में है और 6 से ज्यादा कभी जीवन में पॉसिबल नहीं। हाईएस्ट पर बैठा है तो एक क्रोमियम दूसरे अपने पड़ोसी क्रोमियम के साथ रिश्ते में है क्योंकि वो भी अनपेयर्ड है, बगल वाला क्रोमियम भी अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड। और जब तक आदमी अनपेयर्ड है कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, आपको पता ही है ना। आपके भी जो भी एंजाइम है वो सारी बातें कह रही होंगी सही है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ, इसका मतलब है सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। बाकी देखें सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम में ज्यादा आना ही है क्योंकि क्रोमियम के केस में देखो 4s1 3d5, s1 का इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल गया, लेकिन जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो तुम्हें एक तो थर्ड सेल से निकालना पड़ेगा और दूसरा d5 हाफ फील्ड से निकालना पड़ेगा। महंगी बात है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। बात सही, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी यहां पे ज्यादा होगी, तो ये बात सही, अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, अच्छा खासा लगा मुझे एक सवाल। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद दियर कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी यूजुअली दो चीजों पर ज्यादा डिपेंड करती है। पहली तो ये कि कोई ऐसा हो कि जो कॉम्प्लेक्स बनाने का नेचर रखता हो, वो आसानी से एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर सकता है क्योंकि वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स बना दे, फिर निकलते वक्त कॉम्प्लेक्स टूट जाए और वो खुद निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि कैटलिस्ट एट द एंड बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये हमारा पर्पज होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनाता हो, दूसरा कोई ऐसा जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बदल सकता हो कि मान लो एक बार ऑक्सीडेशन करवाने में बिजी था तो निकलते वक्त रिडक्शन करा के वो अपने पुरानी स्थिति में वापस आ चुका है। तो यही दो चीजें मेन होती। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एसोसिएटेड है। आई होप आपको आनंद आया हो। अगला, इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि CrO5 में दो पैरोक्साइड लिंकेज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। मैं वैसे एक चीज बता दूं, क्रोमियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, +6 तो हाईएस्ट है, ठीक है। बाकी बना के देखते हैं। इन्होंने कहा दो पैरोक्साइड लिंकेज है। दो पैरोक्साइड लिंकेज क्या होते हैं भैया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अपने आप ऐसे जोड़ दीजिए, यहां पर नेगेटिव लगाइए, यहां पर नेगेटिव, पैरोक्साइड बन जाता है। देखो मैं स्ट्रक्चर ये बता देता हूं, ऐसा होता है पैरोक्साइड। बोल मेरे भाई, बटरफ्लाई दिख रही है क्या कहीं से? CrO5 का स्ट्रक्चर ये है। अगर ऐसा है तो देखिए क्रोमियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस क्रोमियम पे आएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आएगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको आनंद आया हो यार, परेशानी ना हुई। लिख लीजिए +6, क्या ही बताएं बाप, समझदार लोग हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखा गया पढ़िए, ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा। K2Cr2O7 on heating with this aqueous give this। देख ले भैया, देखते हैं जी क्या देते हैं ये क्या लिखा है, K2Cr2O7। तो यहां पर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 टाइम K प्लस एंड Cr2O7 2 नेगेटिव। क्या लिखा है? Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का चलो इसी लगे हाथ स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं। कैसा होता है? O नेगेटिव, ऐसा होता है क्या? सुना तो ऐसा ही से कुछ था, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच में इस तरीके से होता है। बोलो ये है क्या? यस। पूछा जा सकता है कि डाइक्रोमेट में कितने ब्रिज्ड ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन जो ब्रिज का काम कर रहा है, और इसके अलोंग अगर आप देखें तो पूरा मॉलिक्यूल आपको हाफ पार्ट में डिवाइड दिख, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिखेगा इसके अलोंग अगर हम देखें। तो क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट आपको बस स्ट्रक्चर आना चाहिए, जस्ट इससे बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि भैया तुम्हें यहाँ तो OH नेगेटिव के साथ हीट किया गया। किसके साथ हीट किया गया? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा देखना, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नाचने चले आए, और इस वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना चाहेंगे, चलो इसी में बता देता हूँ। यहाँ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर नाच करके इस वाले ऑक्सीजन पर आए, कौन से मेरे भैया, यहाँ पर अगर यहाँ आए तो ये बना क्या, इसको ध्यान से देखो, CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम 4 ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन के बाद एक नेगेटिव यहाँ एक यहाँ, तो 2 नेगेटिव। कह रहा हूँ क्या?
क्रोमेट तो नहीं बन गया। अब ये क्या बना सर, इसके बारे में तो आप बता नहीं रहे। अच्छा जी, इसके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई कि इसके बारे में छोड़ दें हम। इधर आइए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इस क्रोमियम से ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन, और आपको पता है आपने NaOH ले रखा है, तो NaOH बेसिक होता है। वो क्या करेगा, यहाँ से H+ उठाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पर रख देगा। और ऐसा होने पर H+ निकल गया तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो ये भी यही हो गया, मतलब कि CrO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मिलने से थोड़ा सा दिमाग में टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कृपया पढ़ें। क्या लिखा है, द मेन रीजन फॉर द लॉन्गर नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज है भैया, ARG, अच्छा लार्जर नंबर, यार क्या पढ़ दिया, क्या पढ़ता है ये सेल्फ रोस्टिंग। अगला देखते हैं, द मेन रीजन फॉर द लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके द्वारा एक्टिनाइड्स के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू लैंथेनाइड। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्टिनाइड्स के मेटल्स होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंथेनाइड के। अरे सिंपल सी बात है, जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स का आपको वो लिखना आता होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोई नहीं, चलो क्वेश्चन में ढूंढते हैं, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आपकी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये, है ना। आपको पता है कि 4FN क्या दिखता है, 6D, क्या बताएं या जी, 5F और 6D ये दिखता है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं लैंथेनाइड्स की बात करूं तो लैंथेनाइड का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 4F रहता है और 5D। होता क्या है कि 4F 5D के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से यहाँ सबसे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसीलिए इनके ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई देते हैं। तो यही आप रीजन इसमें छांट के कृपया देख लीजिए। यहाँ पर लेसर एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पर ज़्यादा है, दैट्स इट, नहीं खत्म। अगला सवाल पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा जो करेक्ट नहीं है, बताइए। पढ़िए, बताइए क्या लिखा है, LaOH थ्राइस इज लेस बेसिक देन LiOH थ्राइस, नहीं LuOH थ्राइस, LuOH थ्राइस। तो मैं आपको बता देता हूँ कंपैरिजन किसका है कि भैया La3+ है और यहाँ पर Lu है, Lu+3। अब आपको यार एक बात तो कंफर्म ही है, क्या कंफर्म है कि जो हमारा ल्यूटेशियम है वो साइज में बहुत छोटा होगा, क्योंकि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो भैया 14 टाइम वो अपनी साइज को रिड्यूस करेगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसका मतलब ये साइज में बहुत छोटा है, क्या साइज में छोटा है, और ये इंटरेक्ट किससे कर रहा है, OH नेगेटिव के साथ। अगर ये कैटायन साइज में छोटा है तो OH नेगेटिव में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, बट यहां पर कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाएगा, मींस दैट यहां पर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो अगर यहां पर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है तो ये पानी में डाला जाए तो आराम से डिसॉल्व नहीं होगा आराम से, तो ये टूटेगा नहीं OH नेगेटिव के फॉर्म में। अगर पानी में OH नेगेटिव नहीं आएगा तो वो कम बेसिक होगा, इसकी वजह से ये लेस बेसिक, है। यहाँ पे सुनो, कैटायन की साइज बड़ी है तो वो OH नेगेटिव के साथ जो है आयनिक बिहेवियर रखेगा। अगर यहाँ पर आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा तो पानी में डलेगा टूट जाएगा पानी में, तो OH नेगेटिव अलग, तो यहाँ पर बेसिक करैक्टर ज्यादा आएगा। क्या यही लिखा है? नहीं भैया, उसका उल्टा लिखा है कि लेस बेसिक लिखा है। इसका मतलब यार ये स्टेटमेंट गलत है और हमें तो मतलब इनकरेक्ट ढूंढना था, है ना। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, कृपया एक बार इसको पढ़ें और देखें। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, छोड़ना ठीक नहीं होगा। L इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लैंथेनाइड, एकदम सही है। जो लैंथेनम है इज द किंग, जो कि रहता है D ब्लॉक में और अपने पीछे जो है वो 4F सीरीज वालों को छुपा के रखता है, और यही वो वजह है कि 4F सीरीज का जो नाम है वो लैंथेनाइड रखा जाता है, क्योंकि उसके लीडर का नाम लैंथेनम है और वो रहता कहाँ पे, D ब्लॉक में है। लेकिन पूरा 4F जो लैंथेनम के पीछे आता है सबको धक्का मार के नीचे निकाल दिया गया पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरीके से चीजें याद रहेंगी आपकी खोपड़ी, ठीक है। आइए, ये बात सही है। फिर क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम। निश्चित रूप से आपको ये सिमिलर दिखाई देंगे, डेटा देखेंगे तो आप
ये करीब करीब सेम दिखाई देते हैं, उसका रीजन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, कोई बता सकता है? सर बहुत दिन से सुन रहा हूं, कुछ पुअर शील्डिंग करके तो बोला जाता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स की वजह से हमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। अगली चीज क्या है, इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइड आयन डिक्रीजेज। यस, जब हम लेफ्ट से राइट उसमें जाएंगे, LA से लेकर के ल्यूटेशियम तक साइज लगातार क्या होती, घटती जाती, इसी को तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगला ये क्या भैया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन में इन्होंने फिर से इनकरेक्ट पूछा है, अक्सर ये नॉट करेक्ट ही पूछ रहे। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। यस, मैग्नेट क्या होता है, MnO4 2 नेगेटिव इज मैग्नेट एंड MnO4 नेगेटिव इज परमैग्नेट। अब बताइए टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? यस है, 4 ऑक्सीजन इनके सामने टेट्राहेड्रल लगे होते हैं, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। ठीक, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। देख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। यहाँ पर जो Mn है उस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब यहाँ पर D1 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो Mn है उसमें +7 आएगा, मीन्स दैट यहाँ तो D0 आएगा। कुल मिला के समझ में क्या आया कि ये वाला तो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो डायामैग्नेटिक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, बाकी को आप एक बार पढ़ करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए भैया, मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयन में पाई बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन है तो पाई बॉन्डिंग होगी, टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। एकदम सही है, मेटल अपना d ऑर्बिटल यूज करता है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पे, और जो ऑक्सीजन है वो तो भैया पैदा ही हुआ है सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड वाले लोग हमेशा p ऑर्बिटल यूज करते हैं हमेशा, तो इसमें कोई शक नहीं है ना। और क्या लिखा है, मैग्नेट आयन जो होता है वो ग्रीन कलर का है। यस, ये ग्रीन कलर का होता है, और जो पर मैग्नेट होता है वो पिंक पर्पल कलर का होता है ना। और जब बहुत ऐसे बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो ना तो हल्का सा ब्लैक दिखने लग जाता है। बाकी चीजें समझ में बात आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन करिए, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू दिस। एक बार करिए, क्वेश्चन को समझिए और करिए, कोशिश तो करिए, मैं तो बताने के लिए हूं यहाँ पे। AgNO3 डाल किस में रहे भैया, सॉल्यूशन ऑफ दिस, पहले इसका नाम लिखो, ये है क्या भैया, डाइक्लोरो दिस क्लोरो। इनका पहले सकल सूरत आइए, क्या लिखा है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम, इसका मतलब क्रोमियम। फिर क्या लिखा है, 4 बार वाटर, 2 क्लोरीन, डाइक्लोरो है ना, और 1 क्लोराइड लिखा है तो क्लोरीन बाहर, ये रहेगा। इस तरीके से क्रोमियम पे देखिए +3 भी आ जाएगा 3 क्लोरीन की वजह। एकदम बात सही है। इसका हमने सॉल्यूशन क्या लिया है, हमने लिया 100 ml और कंसंट्रेशन है इसकी 0.01 m, 0.01 m इसकी ये कंसंट्रेशन 0.01 m कंसंट्रेशन है, और ये है। अच्छा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, क्योंकि वो मोल में ही सवाल पूछ रहा है आगे क्वेश्चन, तो मिली मोल निकाल लीजिए। मिली मोल्स क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, मिली मोल्स मिल जाएंगे, तो 1 मिली मोल मिल गया ना, इनको मल्टीप्लाई करने से 1 मिली मोल मिल जाएगा। मिली मोल समझते हो? अच्छा क्वेश्चन क्या जी, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं। आइए देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछते हैं भैया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, 1000 ml, और इसको हम क्या कर देते हैं, बोलो, यही करते हैं ना। के बाद इसको बोलोगे कुछ 1000 से मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, लीटर में। ठीक, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना m लिखा है देख लीजिए, 0.01 m। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। आइए n की वैल्यू निकालते हैं, 0 0 0 कट गया जी ना। n की वैल्यू कितना, 0.001 0.001 ये आ रहा है n की वैल्यू भाई, जो आ रहा है क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके कितने हैं, इतने हैं। इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, इसके 100 ml में आप कहेंगे कि 0.01 मोल प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हमने जब AgNO3 डाला तो आपको पता कि यही जो क्लोरीन है यही तो निकलेगा। इसका मतलब अगर ये 1 मोल होता
तो 1 मोल क्लोराइड आयन निकलता और इसमें अगर हम डालते तो 1 मोल हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाता। लेकिन ये हमारे पास है कितना, 0.01 मोल, तो इसका कितना आएगा, 0.001 मोल ही तो आएगा। अरे जब क्लोरीन जितना रहेगा उतना ही तो AgCl आएगा ना जी। ये बात सही है, ये बात सही, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्स। ये कौन से आइसोमर्स हैं, बोलो बोलो। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है ना, जहां पे लिगेंड एक्सचेंज हुए होंगे। यस, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। वैसे भी 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स दिख जाए ना, 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स आसपास और उनके बीच में आइसोमरिज्म, तो निश्चित रूप से अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन ही होगा, अक्सर अक्सर, ऐसा के लिए सर्वसत्य नहीं है ना। आइए ये देखते हैं क्या है। CONH3 4 और NO2 ट्वाइस, फिर लिखा है कि Cl हैव लिंकेज आइसोमरिज्म है क्या, यस। NO2 है ना, तो ये है क्या भैया, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अगर एम्बिडेंटेट है तो हो सकता है कि वो NO2 नेगेटिव के फॉर्म में हो सकता है ONO नेगेटिव के फॉर्म में हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लिंकेज आइसोमरिज्म आ सकता है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की अगर मैं बात करूं तो हाँ, क्लोरीन अंदर जा सकता है, NO2 एक बाहर आ सकता है, तो आयनाइजेशन हो सकती है। मतलब आयनाइजेशन के बाद 2 अलग लोग बनाए जा सकते हैं। हाँ, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्लोरीन अंदर NO2 बाहर, तो एक इसका आइसोमर बन जाएगा। ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है क्या, हाँ, क्योंकि 2 ये सेम प्रेजेंट है तो सिस ट्रांस बनाया जा सकता है। सिस ट्रांस मतलब कि यार ये तो ऑप्शन ही सही हो गया पहला। गुड, स्वागत कर सकते हैं बात का। एन अमोनिकल मेटल सॉल्ट solution gives a brilliant red precipitate on addition with dimethyl glyoxime, the metal ion is। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। आप पढ़ते हैं NiDMG ट्वाइस, NiDMG ट्वाइस 2, NiDMG ट्वाइस, DMG ट्वाइस ही रहता है। हाँ, NiDMG ट्वाइस वो क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। स्क्वायर, याद आ रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर वाली। यार अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। अच्छा, एक शब्द और आता है कभी कभी ना, रोजी, जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है ब्रिलियंट रेड, कभी कभी सिर्फ रेड लिखा रहता है, कभी कभी रोजी रेड लिखा रहता है ना। हमें अक्सर रोजी रेड करके पढ़ाया भी जाता है, रोजी रेड। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और निकल जो होता है 2+ के फॉर्म में, उससे इंट्रैक्ट कौन करता है, नाइट्रोजन इंट्रैक्ट करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूजन में ऑक्सीजन समझ जाते हैं, यहां नाइट्रोजन इंटरेक्ट करते हैं भैया। पढ़ा होगा ना आपने, ये आपस में इस तरीके से रहते हैं। कहाँ किससे पूछ रहे सर, नालायक प्राणी, पेपर तुम्हारा है और किससे पूछूंगा। यही इंटरेक्ट करते हैं, ये देख रहे हो, ये इंटरेक्ट करते हैं ये, इस वजह से यहां पर स्क्वायर प्लेनर बनता है, ठीक। और नाइट्रोजन पे क्या रहता है, एक पर अगर NOH रहता है तो दूसरी साइड यहां पर क्या रहता है, O नेगेटिव रहता है। अब इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहां पर रहता है OH और यहां की खोपड़ी पर रहता है O नेगेटिव, तो यहां पर रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स भी बना के तुम्हें समझा दिया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यहाँ पर देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और यहाँ पर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन भी है, तो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट मिलता है आपको, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। विच वन अमंग, इनमें जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको एक बात पता है यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर सकता है, जो खुद को रिड्यूस कराने की क्षमता रखता हो। तो इनमें से कौन ऐसा जो खुद को रिड्यूस करवा सकता है। तो आप देखते हो, अरे ये सब तो सर हमें लैंथेनाइड्स नजर आ रहे हैं, और जो लैंथेनाइड्स होते हैं इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो अगर मैं मान लो सीरियम +4 की बात करूं, तो सीरियम +4 की क्या इच्छा है, उसकी इच्छा कि यार मैं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाना चाहता हूं। इसकी क्या इच्छा है कि मैं अपने आप को +3 में ले जाना चाहता हूं, मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं। मैंने फिर दोबारा टीवी से बात करी कि भाई तू बता, तो इसने कहा हाँ भैया मेरे को भी कहाँ जाना है, मेरे को भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, क्योंकि यही तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसी वजह से ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिने जाएंगे। लेकिन ये दोनों में आप +2 देखते हो, और ये +2 से अपने आप को +3 बनाना चाहते हैं, ये खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये दोनों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं।
पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग इन एसिडिक मीडियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। इसको मैं अपने तरीके से याद कराने हूं आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, जब भी पूछे वो क्या पूछता है, वो एसिडिक पूछता है, न्यूट्रल पूछता है, न्यूट्रल पूछता है और बेसिक पूछता है। और एक बात बताऊं, यहां पर जो बेसिक होता है वो मतलब ये समझना कि यहाँ पर ज्यादा बेसिक है, ज्यादा OH नेगेटिव्स हैं, ज्यादा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक। लेकिन अगर माइल्ड बेसिक हुआ, कैसा माइल्ड बेसिक, तो वो भी न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। इसको याद करने का मेरा तरीका, कराने का तरीका है A एंड B, क्या A एंड B 246, A एंड B 246, A एंड B 246। एसिडिक में जो आपका ये कौन है भैया, कहाँ गया, आ जाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 1 मिनट, डाइक्रोमेट था क्या, हमने एक्चुअली आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसका, MnO4 का, ठीक है। ये गलती आप पेपर में मत करना, ठीक है। हालांकि कैसे करोगे, यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्चुअली सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही बिहेव करता है, ये बेसिक में काम ही नहीं कर पाते। तो ये तो हमेशा +6 से +3 बनाते हैं। यहाँ का तो बात फिक्स है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा, फिर अगर इन्होंने ये पूछा है तो, ठीक है जी। और जबकि यही पूछा है, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमियम पे यहाँ पे +6 है, ये अपने आप को रिड्यूस करके +3 लेकर के जाता है। डाइक्रोमेट की ये कहानी है। लेकिन मैं एक बार चलो इस पे बता देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट की अगर मैं बात करूँ तो याद करिए A एंड B 246, ठीक है। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में +2 में, तो Mn+2 में देखो, तो एसिडिक मीडियम में +2 आएगा M, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं न्यूट्रल या बेसिक मीडियम की बात करूं, माइल्ड बेसिक की बात करूं, बेसिक नहीं माइल्ड बेसिक की बात करूं, तो ये +4 में जाएगा, N फॉर न्यूट्रल, एंड यहां पर क्या आएगा +4। अगला देखिए, अगर मैं अच्छे खासे बेसिक करेक्टर दे दूं इसको, तो ये +6 में जाएगा, एंड दिस इज Mn+। आई होप आपको आनंद आया, ठीक है जी। इससे चीजें याद हो जाएंगी, और ये बात तो तय है यार, क्रोमियम अपने आप को हमेशा +6 से +3 लाना चाहता है। ये इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही फेवरेबल होते हैं, ठीक है। अब तो बोलो हाँ भैया, यस सर, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीज हैज +4 इन ऑक्साइड। यस, देखिए ये होता है Mn2O7, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। ये ग्रीन ऑयली रहता है, ग्रीन कलर का है और ऑयल जैसा दिखेगा, याद रखें, ग्रीन ऑयली Mn2O7। इसका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि पेपर में यही स्टेटमेंट थोड़ी ना आएगा, कुछ वो भी बुद्धि लगाएंगे ना जी, हाँ, तो हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर पर वो सवाल पूछें, तो आपके पास जवाब होनी चाहिए। Mn2O7 में आप क्या कर रहे हो, 2 Mn बनाओ और इस तरीके से आप पहले 3-3 करके बना दो और फिर एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंक करा दो। आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर ब्रिज ऑक्सीजन है, यस, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसको ब्रिज ऑक्सीजन कहते हैं। और इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इधर और इधर वाला पार्ट सेम है, मतलब कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के अलोंग, अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ग्रीन ऑयली रहता है, कृपया खोपड़ी में रखें। एक चीज और बताता हूँ, ये जो चीज है Mn2O7, ये ना एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है इसको, बल्कि मैं कहूँ ना रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर ऊपर जाए, ये टूट जाता है O2 गैस के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में उड़ जाता है और MnO2 बनता है। O2 एंड MnO2 बनता है। क्या बोला भैया मैंने, दोबारा सुनेंगे, O2 एंड MnO2 बनता है। और जब कहीं भी ऐसी तरीके से गैसेस बनती हैं तो वहीं पर एक्सप्लोजन का चांस होता है। आई होप अच्छा खासा ज्ञान दे दिया मैंने। अगला देखिए, Ru एंड OS, इन्हीं पर +8 आता है। Ru एंड OS सब क्लास नोट्स में आपके है, लिखवाया जाता है। Ru एंड OS का हाईएस्ट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +8 देखने को मिलता है। मैग्नीज का 3D सीरीज के हिसाब से हाईएस्ट है +6, ठीक है। स्कैंडियम shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। क्रोमियम shows ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6, बात सही है। नीचे वाली बात ठीक लग रही है मुझे। क्रोमियम shows ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर इन +6। हाँ, अभी तो बताया आपको कि क्रोमियम का जो +6 होता है वो अपने आप को रिड्यूस करके +3 लाता है। जो खुद का रिडक्शन करा सकता है वो क्या कर सकता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, ये बात सही है। लेकिन यार स्कैंडियम भैया सिर्फ और सिर्फ +3 में पाया जाता है, +4 में तो पाया भी नहीं जाता। ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीसरा गलत है, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है।
1 है ना भाई। अगला देखते हैं। ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस, यूजिंग दिस SO2 गैस इज यूज्ड विच टर्न्स दिस सॉल्यूशन। हाँ, वो इनके बारे में बात कर रहा है। K2Cr2O7, ठीक है भैया। K2Cr2O7 में आपको पता है कि क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम अपने आप को +3 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा। ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा। क्रोमियम +3 बनता है जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड। क्रोमियम +3 ग्रीन होता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, अगला पढ़ लीजिए। When copper 2+ ion is treated with Ki, a white precipitate X appears in the solution। देखते हैं भैया, जो कॉपर 2+ है इसकी रिएक्शन हमने करा दी Ki के साथ, तो K+ एंड I नेगेटिव। देखो भैया, हमें पता है I नेगेटिव बहुत ही अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या होगा, ये अपने आप को, ध्यान से देखना I नेगेटिव क्या करेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके एक्चुअली I2 बनाएगा। क्या बनाएगा, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होगा। जो कॉपर +1 है, सॉरी कॉपर +2 है, वो कॉपर +1 में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही कॉपर +1 में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास क्या एक्सेस में रहता है, बहुत सारे I नेगेटिव इसके पास आएंगे और ये बना देगा क्या, ध्यान से सुन ले, Cu2I2 बना देगा। और यही हमें व्हाइट कलर का मिलता है, यही हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो Cu2I2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने कि कॉपर 2+ क्या कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करा करके I2 बना रहा है और खुद को रिड्यूस कर ले रहा है। अब देखें भैया, हमारे पास प्रेजेंट है I2। कौन प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है I2। और I2 की हाइपो सोल्यूशन वाली रिएक्शन है आगे। द सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3। यही होता है क्या, Na2S2O3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि टेट्राथायोनेट बनता है, Na2S4O6 बन जाता है, Na2S4O6 बन जाता है। बोलो मेरे भाई, और इनका हो जाएगा रिडक्शन और ये हो जाएंगे दोबारा I नेगेटिव। तो ये चीज देखने को मिलती है ना, रिएक्शन ओवरऑल यही है। क्या इन्होंने X और Y बता चुका हूं। ये रहा आपका X, आपका X नहीं, मतलब यहां पर जो X है, सर हमारी X वाइट है, देख लो। बाकी नहीं बोल तो जहाँ पे है ना, ये क्लिप कटेगी, ये वायरल होगी, कोई रोस्ट करता हुआ फिरेगा। खौफ है सर, खौफ, यस है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम इज, इनमें से आपको बेसिसिटी एक्सप्लेन करनी है। आपको पता है कि जब आपके मेटल पर जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर वो शो करता है। मेटल पे जितना ज्यादा, ध्यान देना, मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। दैट्स इट, कहानी खत्म। जनाब बताइए, VTO5 कहीं लिखा है, VTO5 ये देखिए, यहां पर वैनेडियम पे +3 है, यहां पर वैनेडियम पे +4, यहां वैनेडियम पे +5। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके अंदर एसिडिक नेचर आता है, वैसे ही एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बेसिक, तो ये पहला ही जवाब सही, यानी खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is the correct statement about Mn2O7R। Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen। अरे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था यार, इस चीज की बात है, ये दोबारा आ चुका है। करिए क्वेश्चन करिए, तब तक मैं बना रहा हूं, तब तक आपके जवाब आपकी खोपड़ी को बता देने चाहिए भाई, सही है क्या। देखिए अब पढ़ते हैं। Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen। यस, इसके किनारे 4 ऑक्सीजन है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड, लाइन सही है। Mn is octahedrally surrounded by oxygen, गलत, 4 8 थोड़ी ना इसके किनारे आ रहे हैं। कंटेन MnO Mn बॉन्ड, हाँ यहाँ पर ब्रिज ऑक्सीजन है, यहाँ पे बात सही है। कंटेन दिस, ये लाइन सही है, ये गलत है, ये फालतू बात है। ऑप्शन आप देख लें। असर्शन क्या कहता है, कॉपर 2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इज मोस्ट, एकदम सही है। देखना होता क्या है कि अगर हम कॉपर प्लस को पानी में डालते हैं ना,
तो ये अपने आप को खुद ही डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है। क्यों करता है उसका रीजन बताता हूँ। मान लीजिए हमने 2 टाइम ये लिया, तो ये क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और खुद को रिड्यूस भी कर लेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या हुआ, +1 ऑक्सीडाइज होकर के +2 और +1 रिड्यूस होकर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पानी के अंदर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि जो कॉपर 2+ आयन बना ये पानी के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या आती है, बहुत ज्यादा निकलती, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है कॉपर 2+ के केस में, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जब कहीं सिस्टम से एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है, तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं से अपने आप होने लग जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉपर +1 एंड +2 में, तो आपको पता है कि जहां पर मेटल पर ज्यादा चार्ज होते हैं वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी, अरे बोलना मेरे भाई, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, वहां पर ज्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन इस तरीके से हो पाती है। ठीक है जी, इज मोर स्टेबल, ये लाइन तो सही है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर प्लस, मच लेस, ज्यादा ही होती है। अब देखो यार, ये कभी कभी ना क्वांटिटी में फंसा देते हैं ये नालायक प्राणी। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अगर हम डिजिट की बात करें, जैसे ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो यहां पर आप ऐसे समझो कॉपर 2+ में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो पता कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है कि ΔH, हाइड्रेशन है ना, डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाएगा -x किलो जूल पर मोल। ठीक, यहाँ के लिए मान लो सेम लिखा हो इसी तरीके से, -y किलो जूल पर मोल, तो आपको पता है कि x इज ग्रेटर देन y, क्वांटिटी वाइज ये ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी यही निकलती है, यहाँ कम निकलती है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि अभी एनटीए ने देकर के फंसाया हुआ था किसमें, जेई के क्वेश्चन में, ये जेई का क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर 2+, तो अगर मैं बात करूं तो x इज ग्रेटर, x ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू y के, ऐसा ही अक्सर माना जाता है। अक्सर ये लिखा अगर कहीं होता ना कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन +1, तो हाँ सही बात है। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटी पे जाते हैं इस, तो ये बात समझेंगे तो ये भी सही है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन, समझ में बात आ गई। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, हाँ भैया, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के द्वारा क्या एक्सप्लेन नहीं हो सकता, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो एक्सप्लेन हो ही रहा है यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो जाती है, कलर भी हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ये नहीं एक्सप्लेन हो पाता, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं एक्सप्लेन हो पाता, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोबाल्ट आयन इन दिस बहुत आसान। यहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट के साथ आपको पता है कि नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसका कोई भी डोनर एटम होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट को स्पेशल एनर्जी प्राप्त है, लेकिन अगर कोई और मेटल हुआ +3 में तो वो सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन डोनर्स को ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेगा, लेकिन कोबाल्ट को स्पेशल क्षमता प्राप्त है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सारे डोनर्स को वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहता है। कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी, समझ में बात आ चुकी है क्या आ चुकी है जनाब, कि भैया जी कोबाल्ट के साथ जो यहाँ NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है NH3, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है कि कोबाल्ट 3+ का मतलब D6, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, और आपको पता है कि इस तरीके से अगर पेयर्ड हुए 1 2 3 4 5 6, तो 2 खाली रह जाएंगे, तो ये 4s और 4p के साथ मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ये आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आए। आसान है, मतलब हो सकता है थोड़ा वक्त लगा हो आपको समझाने में, देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब डायामैग्नेटिक। देखो भैया कल तक हमने यहाँ तक करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो रिकॉर्डेड मिल रहा है, यहाँ से कट होके मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करिएगा, लिखा गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यहां पर लिखा गया है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, बताइए कैसे देखेंगे, कुछ अंदाजा है क्या आपको? सर थोड़ा कलर के बारे में बता दीजिए, फिर ज्ञान देंगे तो आनंद भी आएगा। वैसे मैंने शुरुआत में बताया हुआ था कि जहां पे जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, यहां पर मैं अभी ऑक्टाहेड्रल वाले की बात कर लेता हूं, ठीक है, फिर टेट्राहेड्रल वाले के भी बारे में बताता हूं। ये तो टेट्राहेड्रल होगा,
टेट्राहेड्रल छोड़ते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर से देखते हैं, है ना, चाहे जो हो वो, हमें बस कोऑर्डिनेशन नंबर से देखना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में अपन जानते हैं कि Eg एंड T2G के बीच में क्या होगा, जितना ज्यादा गैप होगा, ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उतने ही हाई एनर्जी के फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर हाई एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा मतलब लोअर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा हो गया। यही है ना भाई, एब्जॉर्ब लाइट की वेवलेंथ यहां पर लिखी गई है। बस आप ये चेक कर लीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां पर होगी और इसका क्या ऑर्डर आएगा, उससे काम बन जाएगा आपका, है ना। तो आपको पता है कि यहां पर देखिए सब जगह कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। 3+3+3+ मतलब कि कोबाल्ट 3+ मतलब क्या है, मेटल आयन तो फिक्स है, लिगेंड ही बदल रहा होगा, स्प्लिटिंग क्या हो रही तभी अलग अलग हो पाएगी। यहां पर क्या है, देखो देखो Cn नेगेटिव मतलब कार्बन डोनर्स, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्प्लिटिंग होगी। तो C वाले के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा है, इसके अंदर भैया जो फोटोन आएगा एब्जॉर्ब होने उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर क्या होगा, ये NH3 देखो 6 बार है, यहाँ NH3 5 बार है। क्लोरीन क्या होता है, NH3 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब पहले C आएगा, फिर B आएगा और इसके बाद A आएगा। ये किसका ऑर्डर है, डेल नॉट का ऑर्डर है, वो जो स्प्लिटिंग है उसका ऑर्डर मैंने अभी बताया है। अगर ये है तो जो लैम्डा एब्जॉर्ब हो रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा सर, उसमें तो A इज ग्रेटर देन B, है ना, एंड B इज ग्रेटर देन C आएगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा के बीच में उल्टा रिलेशन दिखने को मिलता है। उल्टा रिलेशन हमारे कहने का मतलब होता है भैया इम्प्रपोर्शनल रिलेशन, समझे जी। अरे इतना टाइम नहीं लगेगा पेपर में, ये तो मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि एब्जॉर्ब करने का हमें ऑर्डर मिल गया है। अब आते हैं यहां पर, देखिएगा जो आप ये देख रहे हो भैया 4 दिख रहा है ना आपको, यहां से हमें समझ में आया कि भैया अगर ये टेट्राहेड्रल है तो हम कह सकते हैं, देखना भैया ध्यान सुनना, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि भैया यहां ज्यादा स्प्लिटिंग हुई नहीं है, क्योंकि यार टेट्राहेड्रल के केस में आपको पता होता है कि डेल नॉट और डेल टी जो होते हैं वो एक दूसरे के किस रिलेशन में है, डेल नॉट एंड डेल टी, डेल नॉट एंड डेल टी किस रिलेशन में है। अगर आप डेल नॉट का 45% ले लें, करीब करीब आधा से कम लें, तब जाकर के वो किसके बराबर हो जाता है, डेल टी के। इसका मतलब ये डेल टी जो होता है वो छोटा होता है। टेट्राहेड्रल में जो गैप होता है ईजी और बल्कि टेट्राहेड्रल में तो ईजी बोला भी नहीं जाता, ई एंड T2 के बीच में जो गैप होता है वो यहां पे बहुत कम होता है। अगर गैप कम है, एनर्जी गैप, इसका मतलब क्या है कि इसके केस में हाई वेवलेंथ आएगा, इसके केस में वेवलेंथ क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां ज्यादा स्प्लिटिंग होती नहीं है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है उसको हमने इसके साथ रिलेट कर दिया है, समझ में बात आ गई, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया है। अब आते हैं इन पर, हम देख लें तो आपको पता है कि इसका ऑर्डर यहां लिखा गया है, तो मैच करा लीजिए। सबसे हाई वेवलेंथ किसका, ए का वेवलेंथ हाई है, इसका मतलब ए वाला थर्ड के पास जाएगा। इसके बाद बी वाले का बीच में, और क्या दिखा, सी का सबसे कम है, सी का सबसे कम मतलब ये हो जाएगा, और ये देखिए सामने आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, इसका अप्रोच एक बार समझ में आ जाए बस, ज्यादा कठिनाई है नहीं, है बड़ा आसान सा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन करिए। कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कायरल है। कायरल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना है। कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऐसा है जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसी से काम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन करिए, बताइए क्या लिखा है, सिस PTCl En ट्वाइस 2+, ये तो यही मिल गया जनाब। चलो देख लेते हैं, बल लिख के बताता हूं आपको क्या लिखा है। ये लिखा है प्लैटिनम, इसके बाद इन्होंने भैया क्या बनाना है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इन्होंने बोला सिस का मतलब क्या है, दोनों क्लोरीन को अपन को कहां पे रखना पड़ेगा, इस तरीके से 90 डिग्री पे, तब जाकर के क्या बनेगा जी, इनका सिस फॉर्म बनेगा। अच्छा En था, इसका मतलब नाइट्रोजन यहां है, नाइट्रोजन यहां है, कनेक्ट कर दीजिए, नाइट्रोजन यहां है, नाइट्रोजन यहां है, कनेक्ट कर दीजिए। बोल मेरे भाई मामला ठीक है क्या, यस सर। क्या यहां पर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं बनता। अगर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में इन दोनों को एक साथ ले लिया, लेकिन क्या हम इसको और इसको, ये कैसे रहते पता है, देखो एक यहां है और एक यहां है, समझना ध्यान से, ये नाइट्रोजन यहां है कहीं इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला यहां पर है, ये आपका इथाइलिन डायमीन, लेकिन ये वाला इथाइलिन डायमीन इस वाले साइड पर ऐसे है, ऐसे है।
तो ये कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ ही नहीं सकते। अगर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव शख्सियत है। कैसे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मींस दैट ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी में नहीं मिलेंगे। चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बाकी में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेंगे। जैसे मान लो मैं ट्रांस वाला लेता, अगर मैं ट्रांस वाला लेता तो मैं इसमें अगर ट्रांस बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा बोलो, ये पार्ट हटा दो, यहां हटा दो। हमें अगर ट्रांस बनाना है तो हम क्या करें, एन को यहां रख दें, क्लोरीन को यहां रख दें, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के एंटी साइड में है तो निश्चित रूप से ट्रांस है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करो, ये चारों नाइट्रोजन और ये पूरा का ग्रुप कहां आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा, और ये क्लोरीन रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यही प्लेन जो आप यहां पर देख रहे हैं, यही जो अभी मैंने डॉट लाइन से बनाया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। अगर ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो आप कहोगे सर ये और ये तो एक ही बात है, देखो इन्होंने क्या किया, NH3 दो बार लिया है। अरे नालायक प्राणी, यहां देखो NH3 दो बार और क्लोरीन दो बार, मतलब कि ये कैसा बनने वाला, और प्लैटिनम के साथ तो स्क्वायर प्लेनर। अरे बात ठीक है क्या, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम का आपको पता है D8 आएगा, है ना, और आपको बताया गया है कि अगर कोई 4D 5D सीरीज के साथ हो और D8 हो तो गारंटी है वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। और जो स्क्वायर प्लेनर, अरे नाम में कह रहा प्लेनर, अगर कह रहा प्लेन वहां प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेम कहानी यहां पे लगानी, ट्रांस वाली बुद्धि यहां पे लगा के देखो। ट्रांस अगर आप यहां पे क्या कर दो, देखो दो क्लोरीन लगे हुए, जहां पे नाइट्रोजन यहां पे दिख रहा है, यहां NH3 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ चुका है शायद, है ना, अच्छे समझा दिया वक्त लगा के। आइए अगला देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, वैसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए लेकिन वक्त थोड़ा देने से आपकी बुद्धि खुलेगी, तो आइए देख लेते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप निश्चित रूप से कर जाएंगे लेकिन ना गलती ना हो इससे आपको बचना है, दैट्स इट। हमें पता आप कर ले जाएंगे। देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है आयरन की खोपड़ी पर +3 चार्ज और सामने लिखा F नेगेटिव, और आपको पता है कि मेटल पर अगर +3 है और साथ में F नेगेटिव है तो F नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा आयरन +3 के साथ। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, कृपया ध्यान से सुने, आयरन +3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, और आपको पता है कि आयरन +3 जो होता है वहां पर आपको मिलता है D5। क्या मिलता है, D5 मिलता है। और यहां की बात कर लें, नेक्स्ट पढ़ो भैया, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, COF63 नेगेटिव। अगर मैं COF63 नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर होगा कोबाल्ट पे +3, और कोबाल्ट पे +3 फ्लोरीन, यहां भी क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, लेकिन यहां पर होगा D6, वीक फील्ड लिगेंड एंड D6। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो कोबाल्ट 3+, लेकिन साथ में देखो कौन है, ऑक्सलेट इज ऑक्सीजन डोनर। और आपको पता होगा, शुरुआत में ही पढ़ा दिया है कि कोबाल्ट के साथ कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, मींस दैट D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखना पड़ेगा। सर इस सबको पढ़ा के क्या फायदा, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बताया करते। अरे मैं चाहता हूं बुद्धि खुले नालायक प्राणी, क्वेश्चन यही डायरेक्ट आए जरूरी नहीं, लेकिन पूछ ले कि भैया पेपर में सिर्फ ये छोटा सा पार्ट आ सकता है कि COC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, बताइए यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो हर एक चीज का लॉजिक सीखना जरूरी, कहां से आया ये जानना जरूरी है। यहां पर देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए मेरे भाई D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है क्या हाल होगी, आपको पता है क्या हाल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब 3 4 5 6, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो D6 में सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भैया ये पीछे आना चाहिए, पीछे है क्योंकि यहां पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी इसके केस में 0 आएगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला बचपन से सिखाया गया था, उम्र सर 55 हो चुकी है, N+2 बोर मैग्नेटॉन की कहानी, है ना जी। अगर n की वैल्यू 0 तो बोर मैग्नेटॉन 0। अच्छा, अगली चीज देखें, यहां लिखा D5 वीक फील्ड। अब बताओ अगर D5 वीक फील्ड भरना होता तो मैं कैसे भरूंगा, अरे बोलना माही कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 से ज्यादा भैया पॉसिबल नहीं, तो हाईएस्ट इनके पास है, मिनिमम इनके पास है, क्या देखिए बीच में ये आ रहे हैं क्या, 6 करोगे तो एक यहां पर आ जाएगा, D6 करोगे वीक फील्ड तो यहां पर आएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 5 है, यहां पर 4 अनपेयर्ड है, यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, तो उसी हिसाब से आपके मैग्नेटिक मोमेंट का भी ऑर्डर बन जाएगा। आई होप आपको आनंद आया हो, आया क्या,
हाँ, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा इन्होंने, है ना। क्वेश्चन आसान है, क्या पूछा है? अरे ये तो कह रहा है सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब कह रहा है कि कार्बन डोनर, फिर कौन भैया, नाइट्रोजन डोनर, और इसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और इसके बाद आते हैं हेलोजन डोनर, और फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज। मींस दैट ये ऑर्डर आएगा, एकदम सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। बताओ बताओ, पढ़ो पढ़ो, खुद पढ़ो, मैं तो बता ही दूंगा। ईडीटीए किसमें यूज किया जाता है? ये आप समझिए कि लेड की अगर कहीं पॉइजनिंग है बॉडी में तो उसके लिए यूज किया जाता है ईडीटीए। पेनिसिलिन तो बचपन से जानते हैं आप, तो ये दोनों तो भैया पेनिसिलिन नहीं यूज करो ना ट्यूमर्स में। कैंसर में ये यूज होता है। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको कहते हैं सिस्प्लैटिन, जिसको कहते हैं सिस्प्लैटिन, BND, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिस्प्लैटिन तो जानते होंगे, सिस्प्लैटिन एंड ट्रांसप्लैटिन सब पढ़ाया जाता है ना आपको। नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या है। 1 लीटर 0 पॉइंट, अच्छा देख के डरना नहीं है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखना क्या कह रहा है इन्होंने। यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स इन्होंने ये लिया है, इसको मैं बार बार ना लिखना पड़े इसको ए लिख देता हूं, और एक इन्होंने दूसरा लिया है ये। 2 कॉम्प्लेक्स हैं हमारे पास, और यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बताई गई, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मतलब कि ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स के इन्होंने कंसंट्रेशन बता रखी है। तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितना है भैया? 0.02 m इन 1 लीटर, है ना। मतलब इसका हमारे पास 1 लीटर है, कंसंट्रेशन इतना है, और इसका हमारे पास कितना प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। साथ में बी है, बी का भी सेम खेल है कि बी में 0.02 m है, और उसका भी हमारे पास 1 लीटर प्रेजेंट है, उसका भी हमारे पास 1 लीटर प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया? दोनों को मिक्स किया है ना। इन्होंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ दिस इज मिक्स्ड विद दिस। अभी 1 लीटर को 1 लीटर के साथ मिलाएंगे तो ओवरऑल कितना बनेगा? सर ओवरऑल तो 2 लीटर बना वॉल्यूम। अरे भैया दोनों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? ओवरऑल 2 लीटर बन जाएगा। यहां पर ए में जो आपने मतलब 1 लीटर लिया था, वहां पर ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? ए की कंसंट्रेशन कितनी थी भाई? बोलो बोलो। यहां पे थी 0.02 m, मतलब मोल पर लीटर। लेकिन यहां पर तो भैया 2 लीटर हो गया। इसका मतलब ए का अगर मोल की बात करूं तो ए का इस सॉल्यूशन में मोल कितना है? 0.02 मोल है। लेकिन अब यहां पर वॉल्यूम 2 है, तो निश्चित रूप से इस ए का अब इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन 0.01 होगा। मतलब ए के इतने मोल्स यहां पर होंगे, सिमिलरली बी के भी इतने ही मोल्स होंगे, क्योंकि यहां भी कंसंट्रेशन सेम ही थी, तो यहां पर इतने मोल होंगे। अब ये जो 2 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें ए जो है इतना प्रेजेंट है, बी है इतना प्रेजेंट है। अब हम खेल क्या कर रहे हैं? द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी तो बदलने वाला नहीं है। कंसंट्रेशन जो यहां पे है वही कंसंट्रेशन डिवाइड करने के बाद भी मिलेगा। अच्छा जी, 2 इक्वल ऑफ एंड ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। अब हम क्या करें? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में मान लो हमने डिवाइड कर भी दिया, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर भी दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों में बदलने वाला नहीं, वो तो सेम होने वाला है। अच्छा जी, अब एक बात समझना ध्यान से, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है AgNO3 के साथ। इसमें ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं। अब आप बताइए AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा? ए के साथ करेगा सर, बी के साथ? कैसे पता चलेंगे? फॉर्मूला देखो, यहां पर ब्रोमीन कहां है? बाहर की साइड, मतलब Br नेगेटिव, ये आयन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, तो Br नेगेटिव के साथ Ag प्लस मिल करके AgBr का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर BaCl2 डालोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ए के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी के साथ फर्क पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं, जो दूसरा हिस्सा है ना, एक्चुअली मैंने उसमें मिला दिया BaCl2, यहां नहीं मिलाया। एक में हमने AgNO3 मिलाया, एक में BaCl2 मिलाया। अब यार BaCl2 में है क्या? बेरियम 2+, तो बेरियम 2+ जो है वो क्या करेगा? यहां से सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बना देगा, जो कि हो जाएगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट। अब यार BaCl2 जो सॉल्यूशन था उसके ए से साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ बी के साथ करेगा, तो अच्छा इतना बन जाए। अब प्रश्न ये है कि ये कितना बना है? इतना आसान है, वो पूछ रहा है AgBr और BaSO4 ये कितना मोल बने हैं। अरे सर जितना यहां पर A प्रेजेंट है उतना ही बनेगा। अरे जब A जो है 0.01 मोल है तो ये भी 0.01 मोल ही मिलेगा। सेम कहानी यहां पे जब B जो है 0.01 मोल है तो यहां पर ये भी कितना होगा? 0.01 मोल ही
होगा। आई होप आपको आनंद आया हो, समझ आया हो, कर पा रहे हो। आसान है, लगेगा देखने में बहुत बड़ा, अरे भैया क्या लिख दिया इन्होंने, लेकिन बहुत आसान सवाल है और इससे ज्यादा कठिन बनाने की ताकत एनटीए के पास नीट के पेपर के लिए नहीं है। यही उनकी तो वही उनकी औकात है, ये मैक्स है, ये इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आइए अगला देखते हैं, पढ़िए। द दिस बॉन्ड एंगल फॉर द फेसियल एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए अब इन्होंने फेसियल पूछा, मैं मेरिडियनल दोनों बताऊंगा, ठीक है। फेसियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं अगर कोबाल्ट है, ठीक है, मेटल हमने कोबाल्ट ले लिया, ये हमारा मान लीजिए कि हम बना रहे हैं, तो तीन सेम लोगों को ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पर रख दिया जाए तो उसको फेसियल कहते हैं। सर फेस का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे एक ट्रायंगल टाइप की फेस बनेगा ना, ऑक्टाहेड्रल में आपको 8 फेसेस मिलते हैं, है ना, एक फेस है ऐसा, तो इसको कहते हैं फेसियल। फेसियल में आप देखोगे सारे बॉन्ड एंगल्स 90 रहते हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स क्या रहते हैं भैया, 90 रहते हैं। देख लीजिए सारे बॉन्ड एंगल्स क्या रहते हैं, 90 रहते हैं, मतलब दो सेम लोगों के बीच में, ये देखिए 90 है, ये भी 90, इसके और इसके बीच में भी 90 है, तो जवाब तो मिल गया कि हमें 90 है, तो ये फेसियल का बात हो गई। लेकिन अगर मैं मेरिडियनल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेरिडियनल की बात करूं, तो उसके केस में देखना क्या होता है, इसी में बता दूं, समझ जाओगे। सर दूसरा बना देते तो अच्छा लगता, ठीक है भैया आओ देखते हैं। अगर मैं मेरिडियनल की बात करूं तो मेरिडियनल में कैसे लिखते हैं, मर शब्द लिखते हैं, याद कराने के लिए कह रहा हूं। मर मतलब क्या होता है, आदमी जब मरता है तो कैसे लेटता है, सीधा लेटा रहता है ना भाई, ऐसा सीधा लेटा रहता है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा सोता नहीं ना, सीधा लेटाया जाता है उसको, तो ऐसा समझना। तो लेटाया सीधा क्या मतलब, दो सेम लोगों को ऐसा सीधा बनाया गया, मींस दैट 180 डिग्री पर लगा दिया गया, दो लोगों को यहां लगा दो, अगला कहीं क्लोरीन एक और कहीं लगा दो, सब चलेगा, बस यही होती है बात। यहां मेरिडियनल की बात करें तो यहां पर ये आता है 180 डिग्री, एक 180 आता है, बाकी दो 90 डिग्रीज आते हैं, समझ गए ना बात को। तो वो इतना अंतर आपको बस आना चाहिए, यही सब पूछते हैं भाई पेपर में। अगला देखते हैं, ये कलर आपके लिए लिख के लाया हूं भैया, एक बार देख लेना। देखो इनसे आप परिचित हैं, इन दोनों को आप जानते हैं, ठीक है, इनको शुरुआत में हमने चर्चा भी कर ली है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि आपको पढ़ाया भी हल्का फुल्का जाता ही है, हल्का फुल्का क्या ढंग से पढ़ाते हैं भाई, ये कलर वलर तो सब याद कराया जाता है। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जिंक 2+ कैसा होता है, कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर D10 होता है, बाकी को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कहां पे लार्जेस्ट स्प्लिटिंग होगी, आपको देखो क्या दिया है, यहां पर भी दिया आयरन पे +3 +3 +3 +3, इसका मतलब वो कह रहा है यार देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाएगा, तो आप कहते हैं कि सर ये तो कार्बन डोनर ढूंढना पड़ेगा मुझे, ये रहा कार्बन डोनर। अगला क्या है भैया, द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज 2 आइसोमर्स, कौन सा ऐसा है जी जहां पर 2 आइसोमर्स दिखेंगे, कहीं लग रहा है आइसोमर्स आएंगे, हाँ आएंगे आएंगे, देखो कहां पे आएंगे, देखो भैया यहां पर NO2 का हमें पता है क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगा, क्योंकि ये क्या है एम्बिडेंटेट है, तो नाइट्रोजन से भी कनेक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी ये कनेक्ट कर सकता है, तो इस तरीके से ये मिल जाएंगे इसके 2 आइसोमर्स यहां पर। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट्स, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो डबल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं, बताइए। ये थोड़ा बुद्धि लगाने वाली बात है, देखो ये मोर सॉल्ट का नाम सुना ही होगा, FeSO4 एक सॉल्ट है, NH4 ट्वाइस SO4 ये दूसरा सॉल्ट है, दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो ये वाला तो आपको दिख रहा है कि डबल सॉल्ट है, लेकिन ये डबल सॉल्ट नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कॉपर है वो NH3 4 टाइम 2+ इस तरीके से बनाता है, सल्फेट से वो क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, .H2O हाइड्रेट बन जाएगा, .H2O हाइड्रेट बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगला क्या, ये तो फिटकरी है एलम, और आपको पता है कि ये क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है, इनमें आपस में कोई रिएक्शन करके यहां पर सॉल्ट बनाने वाला नहीं है यहां पर। लेकिन अगला देखें भाई क्या लिखा है, FeCN ट्वाइस 4KCN, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, बहुत फेमस है, K4Fe, बल्कि ये क्लास में ऐसे रिएक्शन ही पढ़ाई जाती है, K4FeCN6 ये बन जाता है, ये है कौन, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो भैया फर्स्ट एंड थर्ड सिर्फ यही डबल सॉल्ट है भी कि नहीं है यार, फर्स्ट एंड थर्ड ये रहा, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करें, चलें भैया, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट एंड गिवन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, ओह ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने देखा कि दोबारा इन्होंने पूछ लिया भैया क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या 3, अब यही ढूंढ के मेरे को आंसर बताना, ठीक है, आना चाहिए भैया। क्वेश्चन का नाम है ज्वाला OP, कुछ और रख देते हैं,
पीछे अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 का जवाब देना आप, ठीक है। अगला देखते हैं, द स्पीसीज दैट हैज एन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा 5। ओ भैया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पॉसिबल तभी है जब D5 हो और वीक फील्ड में रहे ताकि अनपेयर्ड रह पाए। खत्म, ये तो बड़ा आसान है। D5, ये देखो, ये देखो, निकल निकल निकल, ये क्या हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, या तो D8 हो सकते हैं या तो D10 हो सकते हैं। यहां पे D10 दिख जाएंगे जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। ये रहा इकलौता जवाब, इकलौता जवाब Mn2+। यहां से हिंट ले गए हम कि D5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉर अ D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसमें से हमें बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है, क्या दिया है भैया। इन्होंने दिया कि D4 है, फिर क्या दिया है ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, फिर इन्होंने ये नहीं बताया है कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड। चलो दोनों करके देख लेते हैं, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूं या अगला वीक फील्ड लिगेंड ले लूं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम क्या कहते हैं कि जो डेल नॉट होता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, तभी आसानी से पेयरिंग होती है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी होती है ना, लगने वाली एनर्जी है, तो उसका कम होना जरूरी है। वीक फील्ड में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू डेल नॉट के, इसी वजह से यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाती है। यही मामला है कि नहीं है? यस सर। अब बस करना क्या रह गया यार, तो भरना है सिर्फ Eg एंड T2G 4 भरने हैं। ये रहा Eg, ये आपका T2G, अगला रहा भैया ये आपका Eg, अगला है T2G। क्या है अगला? T2G, ठीक है। देखते हैं भैया, अगर हम बात करें कि भैया हमें क्या करानी है, 4 है और हमें पेयरिंग करानी है। यहां पर क्या होगा, पेयरिंग करानी तो 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। यहां की बात कर लेते तो 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा, ठीक। अब आप मैच करा ले जाएंगे। बताइए पहला क्या लिखा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, T2G में 4 नहीं भैया, T2G में 3 होना चाहिए था, T2G में 3 होना चाहिए था। फिर अगर ये था तो अगला देखते हैं, ये क्या है भाई, अब की बार पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है लेकिन यहां पर क्या आएगा, T2G 4 आना चाहिए था, ये भी नहीं मैच कर रहा। अगला देख लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और ये लिखा हुआ है, देखिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और देखिए T2G 3 एंड Eg 2 लिखा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, यही इसके हिसाब से सही निकल के आएगा। अच्छा सवाल है ना, कभी कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाए तो इस तरीके से आराम से बना लीजिए, है ना। ओके, देखिए द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई स्पिन D6 इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। अच्छा, अगर मैं हाई स्पिन D6 की बात कर रहा हूं, हाई स्पिन का मतलब क्या होता भैया, वीक फील्ड लिगेंड मान के काम कर लो, वीक फील्ड लिगेंड मान के काम कर लो, क्योंकि हमें स्पिन हाई करनी है। स्पिन हाई करने का मतलब हमें पेयरिंग नहीं करवानी है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऐसे भरा जाएगा, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो 3 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, है ना। टेट्राहेड्रल तो ऐसा रहता है, ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऐसा रहता है। बोलना मेरे भाई, मामला सुपर डुपर वाला क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। D6 देखिए भैया, 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये तो हाई स्पिन कह रहा था, D6 यहां करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से रहेगा। क्या आप निकाल ले जाएंगे कि ये भी करवाना पड़ेगा? बोलो भाई, T2G को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं सर? 0.4 डेल नॉट से करते हैं, और Eg को कितने से करते हैं? 0.6 डेल नॉट से करते हैं। बस यही देखना होता है। ये E है, यहां T2 है। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कर ले जाएंगे, ये भी करवाएंगे मुझसे आप। 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस यहां पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 डेल नॉट, इसका केस होगा। यहां पर बोले तो 3 मल्टीप्लाइड 0.6 डेल टी, यहां पर टी लिखा जाएगा ना, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे है इसलिए माइनस रहेगा, माइनस में रहेगा, ये माइनस में भैया, प्लस ऊपर वाले को 4 कहां से आ गया भाई, 3 है ना, 3 ही तो है। 3 मल्टीप्लाइड 0.4 डेल टी, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अगला देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंड दिस इज, यहां पर देखें, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा Ru2+। Ru2+ है कहां का, बताएं भैया क्या होता है? फिर रोया ओसामा, फिर रोया
ओसामा। यहां से आपको समझ में आया कि भैया ये कहाँ का है, ये तो 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का। अगर ऑस्मियम होता तो ये 5D सीरीज का होता। अगर 4D सीरीज का 2+ है, चाहे जो आप लिगेंड ले लो, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे। ये आपको पढ़ाया जाता है ना, यस। लेकिन यहां पर देखें, यहां आयरन का +2 है, ये तो भैया क्या है, आयरन का +2 3D का है। तो यहां पर अगर वाटर की बात करें तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। इनिशियली जो चीजें एक्सप्लेन की हैं उनसे आपका काम बन जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगर मैं यहां पर Ru2+ की बात करूं तो यहां पर D6 आएगा, आयरन 2+ की बात करूं तो यहां पर भी D6 आएगा। लेकिन यहां D6 कैसा भरना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, यहां का D6 वीक फील्ड लिगेंड की तरह भरना है। मतलब कि आप समझ गए होंगे क्या करना है जनाब, क्या करना है जनाब, आप समझ गए होंगे क्या लिखना है बताइए। सर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। और हमारे T2G की खोपड़ी पे क्या लिखा जाएगा, आप कहेंगे T2G में 6 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक फील्ड में तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आप देखें, यहां पर Eg है, ये T2G है, ठीक है। अब आप यहां पर मैच कराते हुए मिलेंगे तो आपको आनंद आएगा, है ना। आइए अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस इज, इसके लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स देखना है। तो देखो भैया, NO2 लिखा है, NO2 ट्वाइस, क्या लिखा है, NO2 ट्वाइस। यहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो देखें एक बार क्या करो, दोनों NO2 में नाइट्रोजन से प्लैटिनम को जोड़ो, एक बार क्या करो नाइट्रोजन से जोड़ो, एक बार ऑक्सीजन से जोड़ो, एक बार क्या करो ऑक्सीजन से ही दोनों जोड़ दो। मतलब इसके 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, समझ गए। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों में नाइट्रोजन ही कनेक्ट करे प्लैटिनम को, दूसरे में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तीसरे में ये हो सकता है कि ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करा दे। तो यहां पर 3 आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, यही सब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत रहा, करिए क्या लिखा है, पढ़े लिखा है। कंसीडर दैट D6 मेटल आयन forms a complex with aqua ligand and the spin only magnetic moment of the complex is this, the geometry and crystal field stabilization energy is। अब इन्होंने देखो क्या बताया है, इन्होंने बताया कि हमारे पास D6 है, D6 है और वहां पर ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना आ रहा है, 4.9 आ रहा है। कुल मिला के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और D6 सिस्टम है, इसका मतलब आप सिंपल कह रहे हैं कि वीक फील्ड लिगेंड वाली कहानी है ना भाई। देख लेते हैं, मतलब लो स्पिन का कहानी नहीं, हाई स्पिन की कहानी है। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भरोगे तभी तो आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मरेंगे। इसका मतलब यहां पर हमारे अगर जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड होगा और इसको कहा जाता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है जी। तो अच्छा इन्होंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में भी डिस्टिंग्विश करने को बोला है, तो चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आया कि वीक फील्ड से काम बनेगा। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो हम क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ कितने से मल्टीप्लाई होगा भैया, 0.4 डेल नॉट मल्टीप्लाइड बाई नंबर कितने से 4, ये होगा प्लस ऊपर कितना भैया 0.6 मल्टीप्लाई 2 डेल नॉट, ये तो आ गया ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल के केस में कितना हो जाएगा, यहां से आप 1 मिनट, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। मैंने पहले ऑक्टाहेड्रल मान करके सॉल्व किया, अब मैं इसको टेट्राहेड्रल मान के सॉल्व करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि कहां मैच कर रहा है ना। हो सकता है यही मैच कर जाए, लेकिन अभी फिलहाल एक बार करके देखते हैं। अगर बात है D6 की तो हम क्या करेंगे, 3 2, तो हम भरेंगे कैसे, ऐसे रहता ना भैया टेट्राहेड्रल, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करूं, यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे भैया, 0.6 डेल टी से, लेकिन माइनस के साथ। भाई नीचे वाला कैसा होता है, माइनस के साथ, यहां नहीं बनाया गया मैंने माइनस, ओहो गलत हो जाएगा भैया, माइनस लगा लो, ये यहां लगा देता हूं, यहां पर माइनस लगा देता हूं, ठीक है। और ऊपर वाले की मैं बात करूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डेल टी हो जाएगा। तो ये है, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको टेट्राहेड्रल और ये मैच करें। क्या पेयरिंग एनर्जी लिखा जा सकता है, यहां पर पेयरिंग एनर्जी लिखा जा सकता नहीं, क्यों नहीं लिखा जा सकता, वो देखो 1 2 3 4 5, जब हमारा मेटल लिगेंड से इंटरेक्ट नहीं हुआ था तो अपन D6 कैसे भरते थे, 1 2 3 4 5 6, तो पहले भी पेयरिंग थी, अभी भी पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा, ये है कहने का मतलब। आई होप आपको आनंद आया हो। कैलकुलेशन करें और यहां से मैच कराएं कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल, कर लोगे। -1.6
और ये कितना हो जाएगा, ये 12, ये क्या मतलब 1.2 12 नहीं, ठीक है। तो -0.4 इस वाले केस में आएगा, नहीं आ रहा है ये, इसका मतलब यहाँ मैच करेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1.8, और ये कितना हो जाएगा भैया, हाँ यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, यस ये डेल्टी मैच कर रहा है, ये रहा, देख लीजिए ये मैच कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप ये सोचे कि भैया ये क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इसलिए लगा रहे हो भैया बुद्धि तुम्हारी खुलनी जरूरी है ना। ओके, क्योंकि जो बच्चों को आ रहा होगा वो तो आगे बढ़ जाएंगे कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से हो गया, आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म, कौन सा ऐसा जो आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता, बताइए। यहां पर तो सिस ट्रांस इजिली पॉसिबल है, यहां पर सिस ट्रांस इजिली पॉसिबल है, यहां पर भी पॉसिबल है। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल, ये देखो यहां पर क्या भैया Ni2+, यहां पे आपको मिल जाएगा जनाब D8 सिस्टम, क्या मिल जाएगा, D8 सिस्टम। अब एक बात देखो, निकल के साथ अगर D8 इस तरीके से क्लोरीन और NH3 के साथ, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि भैया जी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि सारे लिगेंड अलग अलग नहीं है, सारे अलग होते हैं तब टेट्राहेड्रल वाला क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल की बात निपट गई। क्या इसके साथ ज्योमेट्रिकल बनाया जा सकता है, क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहां किसी लाइन के पीछे दूसरी लाइन होती नहीं है, किसी बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड होता ही नहीं है, क्योंकि एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब टेट्राहेड्रल, सॉरी हाँ टेट्राहेड्रल वाला क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर इस सिचुएशन में है तो नहीं शो कर पाएगा, अगर दो उसके लिगेंड सेम इस तरीके से निकल गए तो। अगला करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, अब आपको हिंट दिया जाएगा, जवाब आप खुद ढूंढेंगे। कॉम्प्लेक्स क्रोमियम दिस, है ना, एक बार देखते हैं। CrH2O6Cl3 shows geometrical isomerism and also react with AgNO3 solution. What is the IUPAC name of the complex? अच्छा, ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। अब यार ज्योमेट्रिकल शो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेटल होना चाहिए, और ऐसा लिगेंड मान लो हम 4 टाइम ले लें, और ऐसा भी लिगेंड ले लें, 2 अलग ले लेते हैं। मैं बता देता हूं क्या हमने लिखा है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पॉसिबल होना चाहिए, तो 2 लोग क्या होने चाहिए, कम से कम सेम, 2 सेम लोग होने चाहिए। अगर 2 सेम लोग हुए तो कहानी बन जाती सिस ट्रांस की, है ना। तो यहां पर सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है, क्रोमियम H2O ले लो, कितनी बार भैया, H2O ले लो यहां पर 4 टाइम, Cl2 लिख लो, बाकी क्लोरीन कितना बाहर होगा, एक क्लोरीन बाहर। क्लोरीन हम बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि वो AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इन्होंने हिंट दे दिया है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन हम बाहर कर देंगे, ठीक है। डॉट H2O लिख लेते हैं, कितना बार, 2 टाइम। तो अब इसका आप क्या कर सकते हैं, IUPAC बना सकते हैं, चाहे तो मैं हेल्प करता हूं। यहां पर क्या होगा बोलो, 4H2O, अरे मैंने ऐसा क्यों लिखा पता चल रहा है। अब ये देखो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्लोरीन बाहर रहेगा तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट ये दे सकता है, तो यहां पर बन जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, और यहां पर थर्ड आएगा डाईहाइड्रेट, एकदम सही है। देखो क्लोराइड इसके लिए, डाईहाइड्रेट इसके लिए, अब इसको पढ़ना है तो 4 बार क्या है, पानी भैया, 4 टाइम एक्वा डाइक्लोराइडो एंड क्रोमियम थर्ड में प्रेजेंट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे अगला करते हैं, ये देखें भैया क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल 90, अरे यार बहुत आसान सवाल पूछ दिया। 90 होता तो अपन क्या बोलते हैं बोलो, 90 रहता तो अपन क्या बोलते हैं, या तो सिस बोल सकते हैं या तो फेसियल बोल सकते हैं, सिस बोल सकते हैं या फेसियल बोल सकते हैं, सिस। अच्छा फेसियल नहीं बोल सकते, फेसियल क्यों नहीं बोल सकते, सॉरी, फेसियल तभी हो सकता है जब 3 लिगेंड सेम हो, बस ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कि MnH3 3Cl3, यहां पर फेसियल मेरिडिनल होता है, 3 लोग सेम होने जरूरी हैं, 3 लोग अलग होने जरूरी हैं, तब जाके फेसियल एंड मेरिडिनल बनता है, ठीक है। ओके अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव फेसियल एंड मेरिडिनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे कम से कम 3 यहां पे लिखा है, बाकी कहीं है ही नहीं। ये देखो कितना आसान है, मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 लोग सेम होने चाहिए, 3 लोग सेम होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन करें, है ना, IUPAC नाम क्या सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लेके आए हो आप, हैं क्या होगा सर, प्लैटिनम सेकंड, ये तो मामला क्लियर है,
प्लैटिनम लिखना है, सेकंड क्लोराइड लिखना है। अच्छा, सब में इन्होंने सेम ही लिख लिया, यहां से नहीं पता चलेगा। आ जाओ देखते हैं क्या लिखेंगे। डाईएमाइन, डाईएमाइन क्लोराइडो, ये रहा, मिल गया डाईएमाइन क्लोराइडो, है ना भैया, डाईएमाइन क्लोराइडो। और इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलेंगे मिथाइल एमीन। तो ये रहा आपका ऑप्शन सही। अगला देखते हैं, विच थियरी कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ NiCO4। आपको पता है कि यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पाई स्टार के अंदर डलवाते हैं निकल की तरफ से। अरे हम बोलते हैं ना सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब कहां से आ रहा है, MOT के थ्रू आ रहा है, क्योंकि MOT में ही पाई स्टार जैसी कहानी आ सकती है। समझ गए बात, सिनर्जी बॉन्डिंग वाली बात याद आ रही है। हम कहते हैं ना कि मेटल जो है को CO के, जो हमारा कार्बोनिल है, उसके पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन डालता है। अगला क्या है भैया, फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2 इफ M इज sp3 dsp2 hybridized respectively then total number of optical isomerism are respectively। sp3 का मतलब कैसा भैया, टेट्राहेड्रल। dsp2 का मतलब है, अगर हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे, इसका मतलब वो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। अब यार अगर स्क्वायर प्लेनर है, ध्यान देना, Ma2B2 स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब वो प्लेनर है, प्लेन में है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा अगर ये हो गया, तो इसका मतलब इसके लिए जीरो आएगा ना। हाँ, नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स हम देखें इस केस में तो जीरो आएगा। अच्छा, लेकिन टेट्राहेड्रल में अगर दो सेम लोग हो गए, यहां पे भी जीरो आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन का सही है ना। अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ दिस, यहां जो क्रोमियम है उस पर क्या आ रहा है, +3। वैसे इसको देखना ही नहीं है, सिंपल सिंपल। यहां पे इन्होंने एक्चुअली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पूछा है ना। देखो 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 देखो, ये 6 है ना, तो 6 से हमें समझ में आ गया कि ये ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, आप जानते हैं कि वो EG एंड T2G की फॉर्मेट में टूटेगा। ये EG और ये रहा भैया T2G। और EG के अंदर कौन कौन से आते हैं सर, आता है dx² - y² एंड dz²। यहां पे कौन से लोग आते हैं, 3 कौन से हैं सर, dxz, dyz, d, और इसके बाद क्या हो जाएगा yz, तो z, हाँ zx हो जाएगा। 3 होते हैं ना, तो वो हो जाएंगे, ये रहे। ये देखो T2G के पार्ट हैं ये दोनों। अगर ये दोनों T2G के पार्ट हैं तो निश्चित रूप से ये सेम एनर्जी के हैं। देखो तीनों सेम एनर्जी के हैं, EG में ये दोनों सेम एनर्जी के होते हैं। आई होप आपको आनंद आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।